नमस्कार दोस्तों आज मैं मेडिकल साइंस के उस टॉपिक पर बात करूंगा जो मेरे विचार में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मेरे इस वीडियो से एक भी पेशेंट को फ़ायदा होता है या एक भी अटेंडेंट जो पेशेंट्स को नर्सिंग केयर में इन्वॉल्व है फ़ायदा होता है तो बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। जब हम डॉक्टर लोग सीरियस पेशेंट्स को आईसीयू के राउंड में देखकर आते हैं या इवन वार्ड में पेशेंट को देखकर आते हैं तो शाम को राउंड्स पर पेशेंट ठीक होता है और सुबह हमें उसको आईसीयू भेजना पड़ जाता है। सुबह राउंड्स पर या रात को फ़ोन आता है कि पेशेंट सीरियस हो गया है। ऐसा कैसे होता है? मैक्सिमम पेशेंट्स हम देखते हैं जो एस्पिरेशन कर लेते हैं, जो एस्पिरेट कर लेते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स को और दोबारा बेस्ट कोशिश करते हैं, वो एक दो दिन में पेशेंट बच नहीं पाते। एक 62 इयर्स का एक सीनियर सिटीजन रात को 11 बजे एक गिलास पानी पीता है, सो जाता है, थोड़ी देर में वॉमिट करता है और वो वॉमिट उसके फेफड़ों में चला जाता है, एस्पिरेशन हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है और इमरजेंसी में उसको फिर आईसीयू में एडमिट करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता और उसकी डेथ बताती है कि वो एक सिंपल नर्सिंग केयर बेटर होने में बच सकता था। तो ऐसी दो क्या चीज़ें होती हैं जो एल्डरली ग्रुप में, जो मेरे एज ग्रुप में, जो 60 प्लस में इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनकी वजह से एकदम डेथ हो सकती है। एक होता है गिरने से बचना। ये एडवाइस किया जाता है हर पर्सन को, अगर आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो रेलिंग को पकड़ कर उतरिए, क्योंकि एज के साथ आपके कॉग्निटिव फंक्शन पहले वाले नहीं रहते, जजमेंट गलत हो जाती है और सीढ़ी क्रॉस में करने में आप ठोकर खा के गिर सकते हैं। एल्डरली पर्सन की जो बोन्स होती हैं वो भी कमज़ोर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है और अनफॉर्चुनेटली कई डायबिटिक जो SGLT2 इनहिबिटर ले रहे होते हैं उनकी हड्डियां ब्रिटल होती हैं और वो थोड़े से ही गिरने से टूट सकती हैं और फिर हीलिंग मुश्किल हो जाती है। खैर वो विषय अलग हो जाएगा जिसमें फिर बात करूंगा। आज मेरा विषय है एस्पिरेशन और उससे कैसे बचा जाए। 60 साल के बाद और खुद को ट्रेन करना और रिलेशंस को ट्रेन करना, इसके बारे में बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या? सबसे पहले पानी पीते समय आप पानी पिएं, बाकी सब कुछ बंद कर दें और बाकी गप्पे मारना, किसी से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई सुबह कर रहे हैं, हिचकी आ रही है तो 2 मिनट रुक जाएं, लेकिन जब आप पानी पी रहे हैं तो सब कुछ बंद कर दें और ध्यान से धीरे धीरे छोटे छोटे सिप्स में पानी पीजिए, क्योंकि एल्डरली पीपल को एस्पिरेशन का खतरा होता है, क्योंकि गले में निगलने वाली जो मांसपेशियां होती है हमारी थ्रोट की, ये वक्त के साथ वीक हो जाती हैं, इनमें ताकत नहीं होती और कई बार पानी गट करने में ये फूड पाइप की जगह हमारे विंड पाइप में चला जाता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, हमारे नाक और गला जब नीचे जाता है तो आगे विंड पाइप होती है, इसके पीछे फूड पाइप होती है, दोनों का पैसेज शुरू में सेम होता है। तो खाना अगर हम खाते हैं वो हमारे फूड को पाइप की जगह, और हमारा ध्यान कम है और हमारी नसें कमज़ोर हैं, ब्रेन से सिग्नल ठीक नहीं आ रहे, तो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं। अगर आप खुद या आपके कोई रिलेशन एल्डरली हो गए हैं तो मेरे वीडियो बहुत ध्यान से देखना, इसको शेयर करने से कईयों का जीवन बच जाए। हमने नोट किया है पेशेंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा प्यार देने में, नर्सिंग केयर में ज़्यादा इमोशनल होके उनकी बहू या डॉटर उनको जितना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये सोचते हैं कि ताकत आएगी, दे देते हैं। जैसे पानी, दूध, सूप वगैरह, इसके पीने के से वो फिर फूड पाइप की जगह वो विंड पाइप में चला जाता है, पेशेंट को निमोनिया हो जाता है और ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर लंग्स पहले ही वीक हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज से, तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है और बीमारी बढ़ जाती है और जानलेवा भी हो सकती है। तो अगर आप पानी पीते हैं और आपको शक है तो स्ट्रॉ यूज़ करें। निगलते समय अपने सिर को नीचे रखें और पानी पीते हुए कभी बोले नहीं। और अगर आपने सूप पीना है तो क्लियर सूप की जगह कोई थिक सूप बना के पिए, क्योंकि थिक सूप जो है वो एस्पिरेट इतनी आसानी से नहीं करता। अगर आपके मुंह में पहले ही खाना हो या चबाते समय आप देखें कि आप पहले उस चीज़ को पूरा सटक लें, उसके बाद ही आप पानी पिएं और ऐसा ना करें कि आप पानी के साथ सॉलिड हो और वो आपके लंग्स की तरफ जाने लगे। अगर पानी बहुत देर मुंह में रहता है तो ये हमारे वेन पाइप में चला जाएगा और अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो ये एस्पिरेट करेगा। मेरे एक्सपीरियंस से हम इंडियंस में सुपारी या इलायची रात को बहुत तंग करती है। उन लोगों में जिनमें रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है,
मुंह में सुपारी होती है, इलायची होती है और ऐसी आवाज़ के साथ वो कई बार लंग्स में चली जाती है। ये तो अच्छा है कि आजकल ब्रोंकोस्कोपी आ गई है जिससे कि वो निकाली जा सकती है, अदरवाइज़ ये बहुत डेंजरस हो जाती है और एक फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का केस बन जाता है। जिस तरह सुपारी है, इलायची है, उसी तरीके से च्युइंग गम भी है, जो बड़ी डेंजरस हो जाती है, जो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसका इस्तेमाल 60 प्लस में अवॉइड करें। आपके मुंह में अगर खाना हो या पानी हो तो ना ही बोलें, ना अपना सिर घुमाएं, क्योंकि एल्डरली पीपल में यंग पीपल जैसी ना रिफ्लेक्सेस रहते हैं, ना कंट्रोल की ताकत होती है, ना इम्यूनिटी होती है, और अगर एक बार इन्फेक्शन आ गया तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर कोई लिक्विड विंड पाइप में चला जाता है, यंगर पर्सन हो तो उसको बलगम खांस के निकाल लेगा, लाल हो जाएगा चेहरा, लेकिन अगर कोई एल्डरली पर्सन तो खांस खांस के वो निकलेगा नहीं, और एक पर्सन जैसे अपनी सिक्रीशन में डूब रहा वो रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें धीरे धीरे ध्यान से सावधानी से पानी पीना चाहिए। ध्यान रखें इस बात का। ये वीडियो आप अपने, अगर आप यंगर एज के हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अगर आप एल्डरली हैं तो आप अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। बॉटम लाइन दो हैं, एक तो मैक्सिमम इंजरी नीचे उतरते हुए होती हैं, अपना ध्यान रखें सीढ़ियों से उतरते हुए। दूसरा, मैक्सिमम सडन कैलेमिटी आती है एस्पिरेशन से, वो तब होता है जब आप अनजाने में पानी ज़्यादा पीते हैं और आपके रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं होते, वो आपके लंग में जाकर एस्पिरेशन हो जाती है। या बुजुर्ग जो नर्सिंग केयर जिनकी चल रही होती है, उनको इमोशन में रात को जो उनके रिलेशंस है वो ज़्यादा खिला देते हैं, जिससे कि रात को वॉमिटिंग होती है और वो फेफड़े में चली जाती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे अम्लोडिपिन, ये हमारे गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन को थोड़ा रिलैक्स कर देती है। इसलिए जो इरेक्टेशन होती है, जो वाटर ब्रेथ कहते हैं, हमारे स्टमक से हमारे मुंह में बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें डबली ध्यान रखना होता है। अगर कोई एल्डरली पर्सन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बीपी की दवाइयाँ भी ले रहा है, तो उसमें एस्पिरेशन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। एक और बात होती है, दवाइयों में अगर पीपीआई जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंजोप्राजोल वगैरह ले रहे होते हैं, कोई रेनिटेडिन, सिमेटेडिन ले रहे होते हैं, या एंटासिड ले रहे होते हैं, तो इसमें भी जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है वो थोड़ा लैक्स हो जाता है, मुंह में वाटर ब्रेथ आने का चांस बढ़ जाता है। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको दोबारा आगाह करूंगा, जो बातें मैंने आपको कही वो इम्पोर्टेंट है। आप ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लेना, और अगर आपसे कुछ नया सीखने को मिला तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।